नमस्कार। जापान के संविधान से संबंधित 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिनमें जापान के संवैधानिक विकास, उसकी प्रमुख विशेषताएं, उसकी कार्यपालिका और उसकी व्यवस्थापिका की चर्चा हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम जापान की न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। जापान की जो न्यायपालिका है, उसकी कुछ अपनी अलग विशेषताएं हैं। अ, उसकी विशेषताएं जब हम उसको समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ कुछ बातें तो हमारे भारत की न्यायपालिका से मिलती हैं, कुछ अमेरिका की व्यवस्था से मिलती हैं और कुछ उसकी अपनी अलग विशेषताएं भी हैं। क्योंकि भारत में तो संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन उसमें एकात्मकता के लक्षण अधिक है। जापान में पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था है। अमेरिका की व्यवस्था पूरी तरह से संघात्मक है। तो इसलिए जो न्यायपालिका है जापान की, उसकी भी अपनी कुछ अलग ही विशेषताएं हैं। सबसे पहला अ, सबसे पहला तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका जो है वहां पर भी स्वतंत्र है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से। और न्यायालय में जो भी कार्यवाही होती है, न्यायाधीश उसके लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर किसी न्यायाधीश ने कानून का उल्लंघन किया है या दुराचरण किया है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बाकी न्याय कार्य करते समय वो जो भी कार्य करते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। उनके सेवा काल में उनके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और न्यायालय अपने से संबंधित भी कार्यवाही से संबंधित नियम और उपनियम भी बनाने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी जो विशेषता है वो है न्याय व्यवस्था की एक रूपता। एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जैसे कि एकात्मक शासन में होती है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है, फिर पारिवारिक मामलों से संबंधित न्यायालय भी है जो जिला न्यायालय के अधीन रह करके काम करते हैं। और अंत में जो सबसे नीचे जो अदालतें हैं वो है समरी कोर्ट्स, छोटे न्यायालय, जो कि दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों को सुनते हैं। मतलब इन पांचों प्रकार के न्यायालय जो हैं, ये दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे सुनते हैं। लेकिन बस स्तर का अंतर है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरे जापान में एक ही है, और जो उच्च न्यायालय है वो 8 है, और जिला न्यायालय 49 जिले हैं, लेकिन जिला न्यायालय की संख्या अधिक है। मतलब किसी किसी जिले में एक से ज्यादा न्यायालय भी है अगर बड़ा जिला है तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है, एक रूपता पाई जाती है। मतलब एक ही प्रकार के कानून सबके लिए है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इन सारे जो न्यायालय है उसके अधीन जितने भी न्यायालय हैं उन सबको नियंत्रित करता है। तीसरी विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि संसद जो कानून बनाती है, या कार्यपालिका जो आदेश जारी करती है, उसके न्यायालय इस दृष्टि से जांच करे कि क्या वो कानून संविधान की भावना के अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ये पाता है कि वो संविधान की धारणा के अनुकूल नहीं है, तो फिर वो जो कानून होता है या जो आदेश होते हैं कार्यपालिका के, वो रद्द समझे जाते हैं, फिर उनको लागू नहीं किया जा सकता। तो ये शक्ति जापान के न्यायपालिका को प्राप्त है। मतलब उनका जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के पास धारा 81 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। एक और विशेषता है, वो है प्रशासकीय न्यायालयों का अभाव। जैसे फ्रांस में
सरकारी कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग न्यायालय है। ऐसे और भी कई देश में होते हैं। भारत में भी कहीं कहीं है प्रशासकीय न्यायालय, और कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं थे और समाप्त हो गए। तो जापान में प्रशासकीय न्यायालय अलग से नहीं है, यानी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी अगर कोई मुकदमा आपको करना है तो आपको उससे संबंधित जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में मामला ले जाना पड़ेगा, और फिर अपील अगर करनी हो तो सर्वोच्च न्यायालय में करनी होगी। उसके लिए अलग से कोई न्यायालय नहीं है। या सरकारी कर्मचारियों को अपने विभाग से संबंधित कोई अगर शिकायत है तो भी उनको साधारण न्यायालयों में ही जाना होगा, उनके लिए अलग न्यायालय नहीं है। फिर एक और अनोखी विशेषता है जापान के न्याय व्यवस्था की, और वो ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है, तो उनके कार्यों का प्रजाजनों द्वारा पर्यवेक्षण। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे होता है, प्रजाजन कैसे पर्यवेक्षण करेंगे और कैसे नियंत्रित करेंगे न्यायाधीशों के कार्यों को, जबकि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। हाँ जी, स्वतंत्र तो है, लेकिन संविधान ने जनता को ये शक्ति दी है कि समय समय पर होने वाले जनमत संग्रह में वो ये कर सकती है कि अगर किसी न्यायाधीश का कार्य उसको नहीं पसंद है तो वो उसको जनमत संग्रह में के माध्यम से हटाने का आदेश दे सकती है। उन्हें नकारात्मक शक्ति तो जनता के पास प्राप्त है कि वो ना तो कर सकती है कि भाई ये न्यायाधीश ठीक नहीं है, इसको हट जाना चाहिए। और ये ऐसा जो जनमत संग्रह है, ये डाइट का जब गठन हो जाता है, प्रतिनिधि सभा के चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद करवाया जाता है, और उसके बाद 10 वर्षों में फिर वो करवाया जा सकता है। तो 10-10 सालों में जनता को के पास ये मौका आता है कि वो जनमत संग्रह के माध्यम से, अगर कोई न्यायाधीश उसको ऐसा लगता है कि वो पक्षपात कर रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या वो उतना योग्य नहीं है, तो उसको हटाने का आदेश दे सकती है जनमत संग्रह में, अपने उसके विरुद्ध अपना मत व्यक्त करके। तो ये एक बहुत अलग ही विशेषता है जो कि दूसरे देशों में नहीं पाई जाती। फिर एक विशेषता है सार्वजनिक न्यायिक कार्यवाही, यानी न्यायालय की जो कार्यवाही है वो खुली होती है, और विशेष परिस्थितियों में गुप्त कार्यवाही भी हो सकती है, अगर उस कार्यवाही के सार्वजनिक करने से शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है, या देश की अखंडता को खतरा है, या शिष्टाचार के विरुद्ध है, जनता के ऊपर उसका गलत असर पड़ सकता है, अगर ऐसे कुछ है तो फिर उस कार्यवाही को गोपनीय रखा जा सकता है, मतलब फिर बंद कमरे में हो सकती है, अन्यथा खुली कार्रवाई होती है। अब ये तो थी इसकी प्रमुख विशेषता। तो न्यायपालिका का संगठन देख लिया जाए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 5 प्रकार के न्यायालय हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तीसरा है जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, चौथा है पारिवारिक न्यायालय कोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक रिलेशंस, और पांचवा है समरी न्यायालय या समरी कोर्ट्स। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यही आपके जो कोर्स है उसमें ज्यादा पूछा जा सकता है। इसके जो न्यायाधीशों की सदस्य संख्या है वो कानून द्वारा निर्धारित की जाती है, डाइट ही निश्चित करती है कि कितने न्यायाधीश होते हैं। जनरली 15 न्यायाधीश हैं वहां पर, और समय समय पर उसकी सदस्य संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। अ, इसमें से 10 न्यायाधीश जो होते हैं वो, उनके लिए ये जरूरी है कि वो कानून के ज्ञाता हैं। 5 न्यायाधीशों को कुछ दूसरे क्षेत्रों से भी लिया जा, कानून का ज्ञाता तो उनके लिए भी होना जरूरी है, लेकिन
10 न्यायाधीश तो ऐसे लिए जाते हैं जो कि निचले न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं, कम से कम 10 वर्षों तक। और इनकी जो आयु सीमा है वो कम से कम 40 वर्ष का होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आयु सीमा 40 वर्ष रखी है। और विधि वेत्ता होना जरूरी है। न्यायाधीशों में से अ, जो 10 लोग हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो 10 वर्ष कम से कम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हो, या 20 वर्ष तक क्षेत्रीय न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हो, या फिर वकील के रूप में काम कर चुके हो, या फिर विश्वविद्यालय में विधि के प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो। और इन ये जो जितने भी पदों को मैंने आपको बताया कि न्यायाधीश के रूप में, वकील के रूप में, प्रोफेसर के रूप में या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, टोटल अगर किसी ने 20 वर्ष इस तरह से काम किया है कि यानी जैसे 5 वर्ष तो उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया, 5 वर्ष उसने प्रोफेसर के रूप में काम किया, और उसके बाद फिर वो न्यायालय चला गया, न्यायाधीश बन गया या वकील बन गया, और 20 वर्ष तक अगर उसने ये सब काम किए हैं, चारों में से कोई ना कोई काम किया है, तो भी वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अब इनकी जो पदावधि है वो 70 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर रह सकते हैं, और उनको उसके पहले हटाया नहीं जा सकता। हटाने की कुछ प्रक्रियाएं हैं, 3 स्थितियों में उनको इसके पहले हटाया जा सकता है। 3 दशाओं में उनको अवधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। वो क्या है दशा? सबसे पहले तो जो प्रजाजनों का मत लिया जाता है, जो मैंने आपको बताई थी विशेषता कि प्रजाजनों को यह अवसर दिया जाता है कि वो न्यायाधीशों के लिए ये डिसाइड करें कि वो अपने पद पर बने रहें या नहीं। और ऐसा जब जनमत संग्रह होता है, उसमें अगर प्रजाजन किसी न्यायाधीश के पक्ष में वोट नहीं देते हैं तो फिर उसको पद से हटना चाहिए। अगर जनता समर्थन करती है तो फिर उनको पद पर बने रहने दिया जाता है, और नहीं करती तो हटा दिया जाता है। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के बाद जब डाइट का पहला चुनाव होता है, उसके समय जनमत संग्रह होता है, और उसके बाद प्रति 10 वर्ष के अंतर पर होता है। दूसरा, दुराचरण के अपराध में पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग का जो आरोप है प्रतिनिधि सदन द्वारा लगाया जा सकता है, और इसका परीक्षण 14 सदस्यों की एक समिति करती है। निर्णय भी वही समिति करती है, जिसमें हर सदन के 7 7 सदस्य होते हैं। तीसरी व्यवस्था है न्यायिक निर्णय की है। यानी न्यायालय स्वयं भी अगर ये पाता है कि कोई न्यायाधीश शारीरिक दृष्टि से अक्षम हो गया है, उसकी क्षमता अब नहीं रही इतना महत्वपूर्ण काम करने की, या उसने कोई अपराध किया है, तो न्यायालय भी ऐसे न्यायाधीश को हटा सकता है। यानी दो तरह से उन पर नियंत्रण है, व्यवस्थापिका का नियंत्रण भी है, और खुद न्यायपालिका का भी अपने न्यायाधीशों पर नियंत्रण है। और तीसरा जनता का नियंत्रण है। मतलब 3 तरह के नियंत्रण न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनके ऊपर है। इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी हैं, यानी ये कार्य वो नहीं कर सकते। न्यायाधीश का जब वो काम करते हैं तो उस समय कुछ जो काम जो दिए हुए हैं यहाँ पर, वो नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं? संसद अथवा स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनका सदस्य नहीं बन सकते, यानी डाइट का मेंबर नहीं बन सकता न्यायाधीश। अगर बनना है तो फिर उसको न्यायाधीश का पद छोड़ना पड़ेगा। स्थानीय संस्थाओं का अगर मेंबर बनना है तो भी उसको न्यायाधीश का पद छोड़ना होगा। आ, और कोई वैतनिक पद भी वो ग्रहण नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति जब तक नहीं मिले।
तो यानी सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार की स्वीकृति दे ही नहीं सकता। कोई वाणिज्य संबंधी व्यवसाय भी नहीं कर सकता, और ऐसा कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकते जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ हो। तो मतलब रुपए पैसे के मामले में वो कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है, भत्ते भी दिए जाते हैं, उनको काफी सुविधाएं भी दी जाती हैं, और बदले में उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि वो न्याय का कार्य सुचारू रूप से करे, निष्पक्षता पूर्वक करे, और इसलिए उन पर और कोई काम करने का प्रतिबंध है। कोई भी वैतनिक काम वो नहीं कर सकते, कोई लाभ का काम, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कोई भी काम वो नहीं कर सकते, कोई वाणिज्य या व्यवसाय नहीं कर सकते, और कोई भी किसी भी जो वैधानिक संस्था है उसका सदस्य भी नहीं बन सकते। अगर ये सब उनको करना है तो फिर न्यायाधीश का पद त्यागना होगा। अब इसके कार्य कौन कौन से हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक तरह से अपीलीय न्यायालय ही है। ज्यादातर अपीलीय क्षेत्राधिकार ही उसके पास है। हाँ, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो सीधे भी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम मुकदमे जो सीधे वहां ले जाए जाते हैं। ज्यादातर वो अपीलीय न्यायालय के रूप में ही काम करता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील वो किस किस मामले में सुन सकता है? संविधान से संबंधित अगर कोई विवाद है, मतलब कोई संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है और उसमें अगर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो जो वादी या प्रतिवादी जो भी चाहता है वो उसको अपील के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकता है। यानी उच्च न्यायालय के जो भी निर्णय है उनमें सभी में अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती है। अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद है तो ही अपील की जा सकती है। तो न्यायिक दृष्टांतों से संबंधित अगर कोई वाद है, यानी कई बार क्या होता है कि प्रचलित कानून नहीं होता है, लेकिन न्यायालय स्वयं प्राकृतिक नियमों के आधार पर, औचित्य पूर्णता के आधार पर निर्णय दे देते हैं, और वही फिर आगे आने वाले न्यायाधीशों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसे अगर कोई न्यायिक दृष्टांत मतलब दिए जाते हैं कि भाई पहले भी तो ऐसा हुआ था तो न्यायालय ने ये निर्णय दिया था तो अभी भी वैसा निर्णय दिया जा सकता है, ऐसा अगर कोई मामला है, उसके विरुद्ध भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर कानून का अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो उससे संबंधित विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। फिर प्रक्रिया संहिता में जो वर्णित प्रक्रिया है उससे संबंधित अगर कोई अ, शक्ति किसी के पास है, मतलब प्रक्रिया संहिता के आधार पर जो भी प्रक्रिया तय की गई है, तो उसमें जिस संस्था को जो शक्ति प्राप्त हो गई है अगर उसने उसका उल्लंघन किया है तो उससे संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। अ, अब दूसरा है उसकी जो शक्ति है वो है न्यायालयों से संबंधित अधिकार। तो ये क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित नियम बनाता है। मतलब किस आधार पे सर्वोच्च न्यायालय में लिपिकों की नियुक्ति की जाएगी, किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में और दूसरे न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, उसके संबंधित नियम कौन कौन से होंगे, ये सब बनाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और इतना ही नहीं, वो उनको पदच्युत भी कर सकता है, पदच्युति से संबंधित भी नियम भी बना सकता है और पदच्युत करने के आदेश भी दे सकता है। तो पूरा उसका नियंत्रण होता है अपने और अपने अधीन जितने भी न्यायालय हैं उन पर। अगला है न्यायिक प्रशासन संबंधी कार्य। तो ये इसी से जुड़ी हुई बात है कि न्यायिक जो प्रशासन है, मतलब न्यायपालिका का जो भी प्रशासन है, वो सारा काम भी न्यायपालिका करती है, सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। कि जैसे किस न्यायालय में कौन न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, अगर उसको किसी दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण करना है, तो वो भी ये तय करता है। और अगर किसी न्यायालय की कोई दूसरी शाखा खोलना है तो वो भी
न्यायालय ही तय करता है। और किस तरह के अभिलेख रखे जाएंगे, उसके रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाएंगे, कौन सा मुकदमा उसके क्षेत्राधिकार में है। अगर वो उससे बाहर कोई मुकदमा सुन रहा है तो उसको भी वो अपने पास बुला सकता है या दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि न्यायिक प्रशासन संबंधी सारे कार्य भी उच्च न्यायालय द्वारा ही किए जाते हैं। फिर है प्रशिक्षणात्मक एवं अनुसंधान संबंधी कार्य। प्रशिक्षणात्मक और अनुसंधान संबंधी कार्य का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ही ये व्यवस्था करता है कि जो उसके पदाधिकारी हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो वहाँ के वकील हैं, और जो उसमें काम करने वाले दूसरे जो कर्मचारी हैं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उनको प्रशिक्षण दिया जाए और समय समय पर अनुसंधान भी किए जाए कि सर्वोच्च न्यायालय और अधिक अच्छी तरीके से काम किस प्रकार से कर सके, या जो विभिन्न न्यायालय हैं वो और अच्छी तरह से जनता की सेवा किस प्रकार से कर सके। तो तीन अंग हैं इसके लिए। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन तीन अंग हैं। पहला है विधि प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान। विधि प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ये कानून से रिलेटेड प्रशिक्षण देता है। कानून से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं उनको वो कानून की शिक्षा भी देता है, उनको प्रशिक्षण देता है, और इससे संबंधित अनुसंधान भी करता रहता है। दूसरा है न्यायालय लिपिक हेतु अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान। तो न्यायालय में जो काम करने वाले विभिन्न अधिकारी हैं और जो लिपिक हैं, उनके बारे में भी प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान है, और उनसे जुड़ी हुई जो समस्या है उसके लिए अनुसंधान करने का काम भी यही संस्था करती है। और तीसरा है परिवार तथा न्यायालय पर्यवेक्षण अधिकारी संस्थान। तो ये जो पारिवारिक न्यायालय हैं उनके बारे में अनुसंधान का काम करती है और पर्यवेक्षण का काम भी करती है। अब इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन ये भी सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और अधिकार भी है। संविधान की धारा 81 उसको ये शक्ति प्रदान करती है कि वो संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों की इस दृष्टि से व्याख्या करे। संसद ने बनाए हो या स्थानीय संस्थाओं ने कोई कानून बनाए हो तो वो उसकी इस आधार पर व्याख्या कर सकती है कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं। और अगर वो संविधान के अनुकूल नहीं पाए जाते हैं तो फिर उनको रद्द कर दिया जाता है। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। अब इसके जो अधीन न्यायालय हैं उनकी बात भी कर ली जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय 8 हैं पूरे जापान में, और 8 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है और हर एक में एक उच्च न्यायालय है। और यहाँ के भी न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कानून द्वारा कर दिया जाता है। और ये जो न्यायाधीश है ये 65 वर्ष की आयु तक अपनी अ, उस न्यायालय में सेवाएं दे सकते हैं। यानी उसके बाद अगर वो चाहे तो 5 वर्ष फिर सर्वोच्च न्यायालय में अगर चुने जाते हैं तो 5 वर्ष उनके पास होना चाहिए। इससे 65 वर्ष की आयु तक रिटायर कर दिया जाता है उच्च न्यायालय से। और जो जिला न्यायालय है उसके न्यायाधीशों को 63 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया जाता है। जिला न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय के अधीन है, और 49 है जिले जापान में। लेकिन जो जिला न्यायालय की संख्या है वो 100 से अधिक है। तो कुछ जिलों में एक से अधिक न्यायालय भी है। आवश्यकता के अनुसार अगर बड़े जिले हैं तो वहां पर एक से अधिक न्यायालय भी जिला न्यायालय है। तो जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फैमिली कोर्ट्स भी है वहाँ। पारिवारिक मामलों से संबंधित कि जैसे जायदाद का, रुपए पैसे का मामला है या फिर तलाक का मुकदमा है। ज्यादातर तलाक के मुकदमे ही इन न्यायालयों में ले जाए जाते हैं। और ये न्यायालय अलग से हैं, और ये उस संबंधित जो मामले हैं उनको सुनते हैं। परिवार से संबंधित जो भी वैवाहिक संबंध से संबंधित जो मामले हैं वो सुनते हैं। उसके अलावा सबसे छोटे न्यायालय है वो है समरी कोर्ट्स।
उनको समरी कोर्ट्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो बहुत जल्दी ही मुकदमों का निर्णय कर लेते हैं। मतलब जल्दी निर्णय करवाना हो तो समरी कोर्ट में जाएं और निर्णय करवा लिए जाएं, तो इसलिए उनको समरी कोर्ट्स कहा जाता है। इस तरह के समरी कोर्ट्स ब्रिटेन में भी है, उसी तर्ज पर जापान में भी है। तो ये थी जापान की न्याय व्यवस्था। मैं आशा करती हूँ कि ये चारों वीडियोस देखने के बाद आपको जापान का संविधान पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और आप परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होंगे। धन्यवाद।